हेलो एंड वेलकम टू लतीफ़ सरस कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ मी आसिफ रफ़ीक विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। गाइस, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रॉल्ट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। गाइस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। सो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े। जो भी पॉइंट आपको मेरे लेक्चर से नया लगता है अपने नोटबुक में ऐड कीजिए और रिवाइज कीजिए मोर एंड मोर। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विद द बैकग्राउंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट। क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया? वर्ल्ड में क्या सर्कमस्टेंसेस चल रही थी? क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें वर्ल्ड की रेलेवेंस ज़रूरी जाननी है। तो गाइज, मैं आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि 1914 से लेके 1918 तक 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वार फर्स्ट चलता है, जो दो इम्पॉर्टेंट फोर्सेस के दरमियान होता है। फर्स्ट वाज सेंट्रल फोर्स और दूसरा जो था इट वाज एलाइड फोर्स। सेंट्रल फोर्सेस में भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी, अलाइड फोर्सेस में भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिनके दरमियान इस वार को लड़ा गया। और हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि ओटोमन अम्पायर विच इज़ नाउ रिड्यूस्ड टू अ कंट्री, जिसको हम आज टर्की के नाम से जाने जाते हैं, उसने उस टाइम सेंट्रल फोर्सेस को ज्वाइन किया था और जर्मनी को सपोर्ट किया था इस वार को लड़ने के लिए। Ottoman Empire joined the war in favor of Germany to fight World War First against the Allied forces, that is जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और बहुत सारी कंट्रीज आती थी। लेकिन रिजल्ट के तौर पे जो अलाइड फोर्सेस थे दे वॉन दिस इम्पॉर्टेंट वार, वर्ल्ड वार फर्स्ट, और जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उन्होंने इस वार को हारा। दे लॉस्ट द वार, जिसमें टर्की भी थी और जर्मनी भी थी। उसके बाद जो अलाइड फोर्सेस थे जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस आता था, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम टर्की को, हम ओटोमन अम्पायर को डिसइंटीग्रेट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और जो यहाँ पर खिलाफत चल रही हैं, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत हैं या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ खिलाफत हैं, हम इसको ख़त्म करेंगे। लेकिन जो मुस्लिम्स जिस भी क्वार्टर, दुनिया के जिस भी कोने में जो मुस्लिम्स थे, दे हैड प्रोफाउंड रेस्पेक्ट फॉर दिस होली इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत। खिलाफत के लिए उन्हें बहुत सारा प्यार था, बहुत रेस्पेक्ट था। मुस्लिम्स खलीफा को दे रिगार्ड खलीफा एज देयर रिलीजियस हेड। तो जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इसी खिलाफत को ख़त्म करेंगे, जिस भी कॉर्नर में, वर्ल्ड के जिस भी क्वार्टर में मुस्लिम्स रहते हैं थे, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस डिसीजन। और ऑन द सिमिलर लाइन्स जो इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने भी इंडिया में इस डिसीजन की अपोजिशन के लिए एक मूवमेंट लॉन्च की, जिसको हम कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। तो गाइज, ये था रीज़न वाई मुस्लिम्स ऑफ इंडिया लॉन्चड दिस खिलाफत मूवमेंट। तो Muslims of India decided to launch a movement which is known as खिलाफत movement to safeguard the institution of खिलाफत। इस खिलाफत को आप तोड़े ना, इस खिलाफत को ख़त्म ना कीजिए, इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट लॉन्च की, इसको बचाने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए, एंड टू मैनिफेस्ट देयर रेजेंटमेंट ओवर एक्शंस द एलाइज हैड टेकन इन टर्की। और जो ये ट्रीटी ऑफ सिवियर्स 1920 की इम्पोज की गई थी टर्की पे, जिसके तहत जितने भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं टर्की के, उसको डिवाइड किया जाएगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द यूरोपियन कंट्रीज़, और जो खिलाफत हैं उसको ख़त्म किया जाएगा। इस पे उन्होंने अपनी नाराज़गी जता दी। उसने दे हेल्ड ग्रज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ब्रिटेन।
और जो इम्पॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स उस टाइम के थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट में शिरकत की, उनमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, मौलाना शौकत अली थे। और जो मोहम्मद अली और शौकत अली देवर ब्रदर्स, जिनको हम पॉपुलरली कहते हैं अली ब्रदर्स। मैंने पहले ही बोला है खलीफा को मुस्लिम्स बहुत रेस्पेक्ट देते थे, दे ट्रीट हिम एज रिलीजियस हेड। और जब इसकी हटाने की बात आई तो उनके इट टचड देयर कॉन्साइनस, उसने इनके ज़मीर को ठेस पहुंचाया और दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया के मुस्लिम्स ने भी ऑल ओवर द कंट्री दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, दे लॉन्च्ड अ मूवमेंट विच इज़ नोन एज खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट दिस डिसीजन। इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं विच यू गाइज आर सपोज्ड टू कीप इन माइंड विद रिस्पेक्ट टू दिस खिलाफत मूवमेंट, उसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कब बनी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वाज फॉर्मड एट बॉम्बे इन जुलाई 1919। जुलाई 1919 में बॉम्बे में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को बनाया गया। और इस ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को सपोर्ट किया है कांग्रेस ने भी, गांधी ने भी, नेहरू ने भी, सब इम्पॉर्टेंट लीडर्स ने भी, क्योंकि गांधी टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। जो अभी तक हिंदू मुस्लिम वो किसी भी स्टेज पे यूनाइट नहीं हुए थे, तो दिस वाज ए अपॉर्चुनिटी, ये एक मौका था कि हिंदू और मुस्लिम्स को एक प्लेटफॉर्म में लाया जाए। इसलिए कांग्रेस ने इस कमेटी को सपोर्ट किया और महात्मा गांधी ने ये डिसीजन लिया कि आगे चल के हम इस मूवमेंट, जो खिलाफत मूवमेंट इस टाइम मुस्लिम लीडर्स ने लॉन्च की, इसको हम सपोर्ट करते हैं और आगे चल के हम इसी के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट दिल्ली इन नवंबर 1919 इन विच कांग्रेस लीडर्स लाइक गांधी एंड नेहरू आल्सो पार्टिसिपेटेड। पहली खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिल्ली में हुई। कब? नवंबर 1919 में, जिसमें गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें नेहरू ने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो मुस्लिम लीडर्स, जो मैंने पिछले स्लाइड में बोला, ये मुस्लिम लीडर्स उन्होंने इस में शिरकत नहीं की, क्योंकि दे वर डिटेनड, दे वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसलिए ये इस कॉन्फ्रेंस में, दैट इज़ फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर पाए। उसके बाद जो एजेंडा फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस जब हुई, इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एजेंडाज रखे गए, कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए। पहली, नो पार्टिसिपेशन इन विक्टोरी सेलिब्रेशन, क्योंकि एलाइड फोर्सेस ने इस वार को जीता था, जिसमें ब्रिटेन भी आता था। और अब ब्रिटेन ने दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इन इट्स कॉलोनीज, जितने भी कॉलोनीज ब्रिटेन की थी, दे स्टार्टेड सेलिब्रेशंस, जिनको हम विक्टोरी सेलिब्रेशन, जीत की जश्न मनाने स्टार्ट की ब्रिटेन ने। क्योंकि इंडिया वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इंडिया वाज आल्सो ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, दे स्टार्टेड विक्टोरी सेलिब्रेशंस इन इंडिया टू। लेकिन मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हम इनकी इस विक्टोरी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, बाइकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स टू अल्टीमेटली अफेक्ट द ब्रिटिश इकोनॉमी। जो ब्रिटिश गुड्स हैं हम इनको बाइकआउट करते हैं सो दैट जो ब्रिटिश की इकोनॉमी है ये अल्टीमेटली अफेक्ट हो जाए। तीसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये था कि जब कांग्रेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करेगी, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया को ज्वाइन करना है और सपोर्ट करना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ये थे 3 इम्पॉर्टेंट एजेंडाज जिनको विच वर लेड एट द फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस, जो दिल्ली में नवंबर 1919 में हुई। उसके बाद सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती हैं जो अमृतसर में होती हैं दिसंबर 1919 में। और इसमें ये इम्पॉर्टेंट याद रखना है, जो पहली खिलाफत कॉन्फ्रेंस में इम्पॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स अरेस्ट डिटेन थे जिन्होंने शिरकत नहीं की, इस खिलाफत कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और शिरकत की, जिनमें मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, दे आल्सो ज्वाइंड दिस कॉन्फ्रेंस। अर्लियर वो डिटेंशन में थे, इसलिए उन्होंने पहली कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाए।
उसके बाद डिमांड्स क्या थे खिलाफत का मूवमेंट के। पहला, ओटोमन अम्पायर शुड नॉट बी डिसमेंबर्ड, जो आप ट्रीटी ऑफ सीवियर्स इम्पोज कर रहे हो, जिसके तहत आप कह रहे हो कि ओटोमन अम्पायर के जितने भी इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं हम उनको डिसमेंबर्ड डिवाइड करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द यूरोपियन कंट्रीज, ये आप नहीं कीजिए। दूसरा, इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत मस्ट बी रिटेनड, जो खिलाफत का जो निज़ाम है इसको आप बरकरार रखिए, इसको आप ऐसे ही रखिए। तीसरा, होली प्लेसेस शुड रिमेन इन द कस्टडी ऑफ टर्किश गवर्नमेंट, जो पाक जो सैक्रेड प्लेसेस मुस्लिम्स के आइज़ में हैं उनको आप टर्किश गवर्नमेंट के ही अंडर रखिए, उनके ही हाथों में रखें, उनके ही कस्टडी में रखें। तो गाइस ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें खिलाफत मूवमेंट के रिगार्डिंग। आपको इन्हें पढ़ना है एक दो बार और आपको ये ईजीली याद रहेंगे। यही आपको याद रखना है, फर्स्ट खिलाफत कमेटी, फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस, सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस, और भी जो डिमांड्स क्या थी, एजेंडा क्या रहे, ठीक है, और क्या कॉन्टेक्स्ट रहा जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो गाइस आपको मैंने बोला जब ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी, कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया। जब फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फरवरी 1920 में गांधी जो खिलाफत लीडर्स से अच्छे तरीके से टच में था, अच्छी रिलेशन में थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया खिलाफत कमेटी को कि आप एडॉप्ट कीजिए नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन टू प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट्स बिहेवियर। आप एक प्रोग्राम लॉन्च कीजिए जिसका नाम उन्होंने बोला नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन। उसके बाद 9 जून 1920 में इस खिलाफत कमेटी एक यूनानिमसली एक साथ वो इलाहाबाद में मिलते हैं और इस दिन वो इस सजेशन गांधी की सजेशन को एक्सेप्ट करते हैं और गांधी को कहते हैं कि हम नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट करते हैं और आप इस मूवमेंट दैट इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड कीजिए, अपने आप ही इसको सुपीरियर हेड कीजिए। और ऑन 9 जून 1920 खिलाफत कमेटी एट इलाहाबाद यूनानिमसली एक्सेप्टेड द सजेशंस ऑफ गांधी एंड आस्क्ड गांधी टू लीड द मूवमेंट। उसके बाद जो कांग्रेस थी, जो अभी तक पिटिशन प्रेयर रेजोल्यूशन में बिलीव करती थी, लेकिन जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जब रॉल्ट एक्ट जैसे ब्लैक एक्ट्स सामने लाए गए बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्हें भी दे आल्सो बिकेम डाउटफुल ऑफ ब्रिटिश फेस ओविंग टू जलियांवाला बाग, और उसकी वजह से दे आल्सो एग्री टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी। उन्होंने भी सपोर्ट किया कि हाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए। उसके बाद इस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फॉर्मली लॉन्च किया गया 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 गाइस बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी डेट पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया। और ये डेट और एक इंसिडेंट इस डेट पे होता है दैट इज लोकमान्य तिलक इस डेट पे एक्सपायर होते हैं, वो ही पासड अवे ऑन द सेम डेट दैट इज 1 अगस्त 1920। इसीलिए इस डेट को मनाया जाता है डे ऑफ मॉर्निंग एंड डे ऑफ लॉन्चिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एक तो इस दिन डे ऑफ मॉर्निंग इसलिए दुख का दिन मनाया जाता है क्योंकि इस दिन लोकमान्य तिलक पासड अवे, और इस दिन डे ऑफ लॉन्चिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन NCM को लॉन्च किया गया फॉर्मली। उसके बाद जब तिलक महाराज, जब लोकमान्य तिलक एक्सपायर हुए, जो गांधी जी ने उस टाइम तिलक को कहा मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। गाइस प्लीज़ इस पॉइंट को नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इन हिज मेमोरी उसने एक फंड बनाया जिसका नाम रखा गया तिलक फंड। एक तो आपको याद रखना है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन है, वो लोकमान्य तिलक। दूसरा तिलक फंड कब बनाया गया, किसने बनाया, तो गांधी जी ने इन द मेमोरी ऑफ लोकमान्य तिलक बना दिया।
उसके बाद मेन डिमांड्स क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। फर्स्ट टू रेस्टोर द पोस्ट ऑफ खलीफा, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ब्रॉट टुगेदर विद द खिलाफत मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट की भी डिमांड रखी गई। फर्स्ट टू रेस्टोर द पोस्ट ऑफ खलीफा। दूसरा रिड्रेसल ऑफ रॉन्ग कमिटी इन पंजाब, जो मैंने आपको बोला था हंटर कमीशन, या जो मैंने आपको बोला था हंटर कमेटी, किसके लिए, जो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, किसके लिए, जलियांवाला बाग मैसेकर में जो जनरल डायर ने किया था उसको इंक्वायरी करने के लिए, इसको प्रॉब करने के लिए, छानबीन करने के लिए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया था, बस इतना कहा था कि इट वाज इनह्यूमन एंड अन ब्रिटिश। उसलिए उसकी रिड्रेसल के लिए उन्होंने ये कहा कि आप इस कमेटी को रिड्रेस कीजिए, ठीक कीजिए, क्योंकि इसने अपना डिसीजन ठीक से नहीं दिया। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट है दैट इज अटेनमेंट ऑफ स्वराज। इन गोल्स, इन डिमांड्स को अचीव करने के लिए दो प्रोग्राम्स अडॉप्ट किए गए बाय द गांधी। फर्स्ट वाज डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट, सेकंड वाज कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट। ये तीन डिमांड्स, ये तीन गोल्स को अचीव करने के लिए ये दो प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए, अडॉप्ट किए गए। फर्स्ट वाज डिस्ट्रक्टिव एंड सेकंड वाज कंस्ट्रक्टिव। इन पॉइंट्स के मुतालिक गांधी ने ये कहा कि अगर इन दो प्रोग्राम्स को हम अच्छे से अडॉप्ट करेंगे, अच्छे से अपनाएंगे, आई एम डैम श्योर कि स्वराज वुड कम विथ इन ए डे। एक दिन में हम स्वराज को अटेन कर सकते हैं अगर हम इन दो प्रोग्राम्स को अच्छे से अडॉप्ट करते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। अब हम देखेंगे डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में क्या आता था। फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है डिस्ट्रक्शन करना, यानी कि सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स। अगर किसी को ब्रिटिश की तरफ से कोई टाइटल या कोई ऑनर मिला है तो उसे वो छोड़ना है, गिव अप करना है। उसके बाद बाइकाट करना है जितने भी गवर्नमेंट एफिलेटेड स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लॉ कोर्ट्स हैं, फॉरेन क्लोथ एंड कुड बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज। ये था दूसरा इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। मास सिविल डिसओबीडियंस, मास सिविल डिसओबीडियंस हमें नाफरमानी करनी है ब्रिटिश की, हमें नहीं मानना है, इंक्लूडिंग द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, जो लिकर हैं ये भी हमें नहीं यूज़ करना है, सो एज टू अल्टीमेटली अफेक्ट द ब्रिटिश इकोनॉमी। उसके बाद जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बनाना। इसमें पहले नेशनल स्कूल्स और नेशनल कॉलेजेस को बनाना है, हमें सेटअप करना है, ताकि जो हम बाइकआउट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स वो फिर ज्वाइन करेंगे नेशनल स्कूल्स एंड नेशनल कॉलेजेस। पंचायत उसको एस्टैब्लिश करना है फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। उसके बाद गिव अप अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है, नॉन वायलेंस को अपनाना है हमें, हैंड स्पिनिंग एंड विविंग को एनकरेज करना है, सो दैट जो लोग हैं वो सेल्फ सफिशिएंट बने, वो इंडिपेंडेंट बने, उन्हें डिपेंडेंसी, उनकी जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे जोर दिया गया है। दीज वायर सम पॉइंट्स विच वायर इंक्लूडेड अंडर द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बनाया गया, जो 15 मेंबर की एक कमेटी है। क्यों इस कमेटी को बनाया गया? टू लुक आफ्टर इट इज डे टू डे अफेयर्स। कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कितने मेंबर्स हैं जब इसको बनाया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, आप याद रखोगे 15 मेंबर्स फॉर डे टू डे जो अफेयर्स है कांग्रेस के उनको देखने के लिए। उसके बाद प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी को भी बनाया गया ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पे प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, सो दैट जो ये प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है ये लोगों के साथ रहे, लोगों के टच में रहे, ताकि ये लोगों के टच में रहे। उसके बाद मेंबरशिप फ़ी रिड्यूस टू 4 आनाज पर ईयर। जो कांग्रेस का जो मेंबरशिप फ़ी थी पर ईयर उसको भी कम किया गया 4 आनाज तक, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाए। इसको कहते हैं मास इन्वॉल्वमेंट। मास इन्वॉल्वमेंट के लिए जो मेंबरशिप फ़ी इसको रिड्यूस किया गया। उसके बाद जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में आता है वो है कांग्रेस वाज टू यूज़ हिंदी एज फार एज पॉसिबल। कांग्रेस को
ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है हिंदी, क्योंकि ज़्यादा उस टाइम लिटरेट नहीं थे, ज़्यादा इलिटरेसी थी, उस इसीलिए उनको कहा गया कि हिंदी पे ज़्यादा एम्फेसाइज दिया जाए। उसके बाद इस मूवमेंट के ड्यूरिंग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मूवमेंट के ड्यूरिंग गांधी ने अली ब्रदर्स के साथ ऑल इंडिया टूर किया। तो आपको आंसर देना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी अलॉन्ग विथ अली ब्रदर्स अंडरटुक ए नेशन वाइड टूर ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गाइस ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अब हम देखेंगे जो ये प्रोग्राम्स अडॉप्ट किए उनके रेस्पॉन्स में लोगों ने क्या किया। In the first month, thousands of students left schools and colleges and joined more than 800 national schools and colleges. पहले ही मंथ में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च ही किया गया 1 अगस्त 1921, पहले ही महीने में कितने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने स्कूल्स को छोड़ा, ब्रिटिश स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस को, और ज्वाइन किया नेशनल स्कूल और नेशनल कॉलेज। उसके बाद जो एजुकेशनल बाइकआउट हैं, जो स्कूल्स को छोड़ना, कॉलेजेस को बाइकआउट करना, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। कहाँ पर रहा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल? बंगाल में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस जगह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल रही, तो बंगाल में। उसके बाद दूसरे नंबर पर पंजाब। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट ICS इंपीरियल सिविल सर्विस। गाइस बहुत सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज अगर आप किसी को क्लास IV का जॉब छोड़ने के लिए कहोगे तो आई एम डैम श्योर वो उस बंदे को मार देगा जो उसे ऐसा कहेगा। लेकिन आप यहाँ पर दीजिए IAS, जिसे हम आज कहते हैं, उस टाइम उसको कहते थे इंपीरियल सिविल सर्विस। तो सुभाष चंद्र बोस ने इंपीरियल यानी कि आज का IAS उस टाइम छोड़ा। और क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कहने पे और बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता। तो ये था, दिस वाज द एंथोसियाज्म, दिस वाज द फर्वर ऑफ इंडियन फ्रीडम लीडर्स उस टाइम जब वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। उसके बाद बाइकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स वाज नॉट एज सक्सेसफुल एज द एजुकेशनल। जो लॉ कोर्ट्स जिसमें कहा गया था कि आप लॉ कोर्ट्स को भी बाइकआउट कीजिए, थोड़ा यहाँ पर भी बाइकआउट हुआ, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना एजुकेशनल बाइकआउट में रहा। इसमें भी मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी, CR दास एसेट्रा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उन्होंने किया था बाइकआउट इस लॉ कोर्ट्स को, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ सक्सेसफुल रही वो रहा बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ। जो फॉरेन क्लॉथ था उसको वो बाइकआउट किया गया, उसके बदले इंडिया में यूज़ किया गया खादी। और यहाँ तक जो गांधी यहाँ तक पहनते थे अच्छे से कपड़े, लेकिन एक स्टूडेंट ने उसे कंप्लेंट किया कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना है, वो उनके पास कपड़े नहीं हैं। उसके बाद गांधी ने खुद चरखा लिया और खुद खादी बनाना स्टार्ट किया, और यहाँ से फिर उसको कहा गया हाफ नेकड फ़कीर, नंगा फ़कीर, क्योंकि उसने इस टाइम इस स्टूडेंट के कंप्लेंट के बाद उसने खाली धोती पहनी है और कुछ नहीं पहना, इसलिए उसको कहा जाता है हाफ नेकड फ़कीर। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ड्यूरिंग एक और इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिक इवेंट होता है, दैट इज़ विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स ऑन 17 नवंबर 1921। 17 नवंबर 1921 में यहाँ एक पर्सनालिटी आती है विज़िट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स। और जब वो यहाँ आते हैं, ही वॉज ग्रीटेड विद एम्प्टी स्ट्रीट्स एंड डाउनड शटर्स वियर एवर ही वेंट। जहाँ पर भी वो जाते हैं, ही वॉज ग्रीटेड विद एम्प्टी स्ट्रीट्स, वहाँ कोई नहीं होता है, वो खाली होती हैं। और एक क्लैश भी होता है यहाँ पर। वो लोग जिन्होंने जब वो यहाँ आए
जो वेलकम फंक्शन थी इसकी प्रिंस ऑफ वेल्स की, वो लोग जो वहाँ पर शिरकत करने जा गए थे और वो लोग जो गांधी की मीटिंग कर रहे थे, जब वो दोनों वापस आए, वेलकम फंक्शन से लोग वापस आए, गांधी की मीटिंग से लोग वापस आए, इन दो कैटेगरी ऑफ लोगों के दरमियान एक क्लैश भी होता है, जिसकी वजह से आगे पुलिस फायरिंग होती है और 3 डे टर्माइल होता है जिसमें 59 पीपल डाइड। इस क्लैश में 59 पीपल मर जाते हैं, जहां पर ये पुलिस फायरिंग भी होती है और क्लैश भी होता है। इसके बाद दिस वाज ऑल अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन आप सबको पता होगा दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय द गांधी ड्यू टू एन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट विच इज़ नोन एज चोरी चोरा इंसिडेंट। एक इंसिडेंट होता है जो विच टुक द फॉर्म ऑफ वायलेंस, जो वायलेंट शक्ल लेती है, जिसकी वजह से चूँकि गांधी वाज बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रा करते हैं। फर्स्ट ये कहाँ पर हुआ ये चोरी चोरा इंसिडेंट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 फरवरी 1922 इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो आज का यूपी है, उसी में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, 5 फरवरी 1922। यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स क्लैश्ड विथ एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पुलिसमैन ओपनड फायर ऑन द प्रोटेस्टर्स। जो प्रोटेस्टर्स थे, जो गांधी के प्रोटेस्टर्स थे, जो गांधी की पब्लिक मीटिंग्स में नॉन वायलेंस में पार्टिसिपेट करते थे, उन्होंने क्लैश, वो लड़ पड़े विद द पुलिस के साथ वो लड़े, जिसकी वजह से एक पुलिसमैन ने फायर ओपन किया, यानी कि उसने गोली चलाई। उस गोली की वजह से उस शूटिंग इंसिडेंट जब उन्होंने गोलियां चलाई, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, जो लोग थे, वो बहुत गुस्सा हुए एंड दे बर्नड ए पुलिस स्टेशन। उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को ही जलाया, किलिंग ऑल इट्स ऑक्यूपेंट्स। जितने भी इस पुलिस स्टेशन में पुलिसमैन थे उनको मार दिया, उनको असैसिनेट किया, जिनमें 22 और 23 पुलिसमैन एंड 3 सिविलियंस, जिसमें 22 और 23 पुलिसमैन भी मारे गए और 3 सिविलियंस भी मारे गए। और उसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद, जिसमें 22 पुलिसमैन की डेथ होती हैं और 3 सिविलियंस की डेथ होती हैं, गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रा किया, कॉल ऑफ किया। इसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं, उन्होंने ऑफिशियली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया ऑन 12 फरवरी 1922 और उसके बाद गांधी को अरेस्ट किया जाता है, उसको सज़ा दी जाती है 6 ईयर्स के लिए और उसे कहाँ भेजा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, यरवादा जेल जो पुणे में है। लेकिन जो ये उसका जो ये सेंटेंस था, उसकी जो ये सज़ा थी, ये 1922 से लेके 1928 तक होती हैं 6 ईयर्स के लिए, लेकिन उसे जल्दी आफ्टर 2 ईयर से उसको रिलीज़ किया जाता है, क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ डिटेरिएटिंग हेल्थ उसकी सेहत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से 1924 में उसे छोड़ा जाता है। गाइस, ये 1924 में जब उसे छोड़ा जाता है, ये आपको ज़रूर इम्पॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि आगे जाके जब स्वराज पार्टी को हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, उसमें ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें काम आएगा। तो गाइज आप इसको याद रखिएगा। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका मेरा लेक्चर कैसे लगते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं पर काम करने की ज़रूरत है, आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ on any domain, तो please feel free to ask me in the comment section. तो guys, okay, bye, Allah हाफ़िज़।